हाय एवरीवन। तो बेटा कैसे हैं आप सब लोग। बेटा आज हम पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं अभ्यास का, जिसमें हम चैप्टर्स कवर करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले 3 चैप्टर्स, ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड्स और एक्सक्रीशन। ठीक है। तो बेटा आप लोगों ने, आई होप आप लोगों ने सुबह का लेक्चर देख लिया होगा कंप्लीट, और आपको सारा चीज समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको एक क्विक रिवीजन मिल चुका है। उसके बाद आज हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं बेटा, एकदम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप इन क्वेश्चंस को लगाने के बाद 100% श्योर हो जाएंगे कि आपका ये टॉपिक एकदम रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चंस को स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है बेटा। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बेटा चैप्टर से जो हमने लिए हैं, एक एक कंसेप्ट को आपको क्लियरिटी से एकदम विजुअलाइज हो जाएगा कि हाँ भाई इस टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनेगा और इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, तो बेटा इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लोगों के ये तीनों चैप्टर कंप्लीट एकदम हो जाएंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा बिना किसी देरी के। चलिए, आपके सामने बेटा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो आर नॉट सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट रिंग्स। है ना, इनकम्प्लीट जो रिंग्स हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगी ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू दैट एग्जिबिट सॉलिड एंड प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस। है ना, वो कनेक्टिव टिश्यू मतलब कार्टिलेज की बात कर रहा है। तो बेटा आपको पता है, आपको भी पता है यहां पे कौन नहीं करेगा, बताइए। प्राइमरी ब्रोंकाई बेटा होती है यहाँ पे, टर्सरी ब्रोंकाई में भी होंगी। है ना, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यस इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं बट टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स पे आपकी नहीं प्रेजेंट होंगी, और एल्वियोलर डक्ट में भी आपकी इनकम्प्लीट रिंग्स एब्सेंट होंगी, नॉट सपोर्टेड। ठीक है, इनिशियल ब्रोंक्यूल में मिलती है। तो आंसर आ जाएगा आपका 2, आंसर आ जाएगा आपका 2। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी से है। आगे आइए, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। इंस्पिरेशन कैन अकर इफ देयर इज अ नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल सही बात है, आप इंस्पायर तभी करते हो जब अंदर का पार्ट से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है बाहर के प्रेशर से। ठीक है, द एयर डिफ्यूजेस अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। बेटा अगेंस्ट डिफ्यूज नहीं करती है एयर। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी, जबकि असर्शन एकदम करेक्ट है। तो आपका आंसर आ जाना चाहिए इसका कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो आंसर हो जाएगा 3rd। ठीक है, रीजन फॉल्स है, अगेंस्ट नहीं करती है। हायर पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर आपकी ऑक्सीजन है जो वो आएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन ह्यूमंस। ठीक है, नहीं होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में से इसमें से कौन सी चीज नहीं होगी। इंक्रीज इन द वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम तो बढ़ता है, प्रेशर तभी तो कम होगा। कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एब्डोमिनल मसल्स, बेटा एब्डोमिनल मसल्स नॉर्मल कंडीशंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं करती है। ठीक है, यहां से नॉर्मल की बात कर रहा है, नॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा 2nd। जबकि रेजिंग ऑफ रिब्स एंड स्टर्नम, बेटा दोनों ऊपर की तरफ रेज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है, आंसर 2nd हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन। मतलब आप कितना मैक्सिमम एयर ले सकते हो, इनहेल कर सकते हो आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। मतलब आपने इस कंडीशन में ERV जो आपके अंदर थी उसको भी आपने क्या करा, बाहर निकाल दिया। ठीक है, मैक्सिमम वॉल्यूम हम कितना ले सकते हैं, IRV ले सकते हैं और TVV भी ले सकते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ARV प्लस IRV प्लस TB, पहला ऑप्शन तो सही है, A इज करेक्ट। बी कह रहा है EC प्लस IRV, इसको हमें खोलना पड़ेगा बेटा। EC क्या होता है, EC इज ERV प्लस TB, और IRV तो वहां है, तो मतलब बी भी सही है। सी कह रहा है FRC प्लस TB, FRC होता है आपका ERV प्लस RV, तो ये तो नहीं होगा, सी नहीं होगा, RV आ गया इधर। बाकी का इधर देखो बेटा, इसको खोलो। FRC क्या होगा, FRC होगा ERV प्लस RV, फिर प्लस कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, IC होता है आपका IRV प्लस TB। ठीक है, ये हो जाएगा, माइनस RV है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजी है, थोड़ी सी मैथमेटिकल लगाना है। आप यहां पे क्या कर दोगे, इसको कट कर दोगे। ठीक है, आपका बचेगा क्या बेटा, आपका बचा ERV प्लस IRV प्लस TB।
ये चीजें बची हैं यहाँ पे, ठीक है, ये चीजें आपकी यहाँ पे बची हैं। तो आंसर आ जाएगा भाई कि डी भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है ना, ए बी डी, ए बी डी, ये बातें एकदम सही हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज इज। देखो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है उसमें पार्शियल प्रेशर कितना होता है ऑक्सीजन का, PO2 कितना होगा, PO2 इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज 40, टिश्यूज में भी कितना होगा, PO2 इज 40। ये किसके बराबर हो सकता है, इक्वल टू द PCO2 इन द सिस्टमिक वेन, मतलब वो वेन्स जो आपका ब्लड लेके आएंगी वापस, उसके बराबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। वहां पे PCO2 का होता है 45, ठीक है, इसके बराबर भी नहीं है। मोर देन दैट ऑफ PO2 इन द पल्मोनरी वेन्स, नहीं बेटा, पल्मोनरी वेन में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, इसमें तो 95 mmHg होगा आपका, है ना, तो ये भी नहीं है। इक्वल टू द PCO2 इन सिस्टमिक आर्टरीज, बिल्कुल सही बात है, ये वो आर्टरीज है जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो यहाँ पे जो PCO2 है वो 40 mmHg के आसपास होगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर विल बी थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर हमारा सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्रहेंड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपको स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, द आयरन कंटेनिंग क्वाटरनरी प्रोटीन प्रेजेंट इन द ब्लड बाइंड विद द ऑक्सीजन इन इरिवर्सिबल मैनर। बेटा इरिवर्सिबल बात एकदम गलत है, वो रिवर्सिबल मैनर में बाइंड करेगी। अगर हीमोग्लोबिन इरिवर्सिबली बाइंड करेगी फिर तो वो ऑक्सीजन को देगा ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन ऑफ लंग्स। ठीक है, ये कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस है वो इनवर्सली रिलेटेड होता है थिकनेस से, बिल्कुल सही बात है। अगर बहुत ज्यादा थिकनेस होगी तो आपका डिफ्यूजन उतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये सही है एकदम, आंसर स्टेटमेंट ए गलत है, तो ओनली स्टेटमेंट बी इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट बी आपकी एकदम सही है। ठीक है, आगे बचो। What percent of carbon dioxide is transported through plasma in humans under normal condition? आपसे पूछा जा रहा है कि प्लाज्मा, व्हाट परसेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू प्लाज्मा। देखो आपको पता है भाई, एक तो आपका 70% जाती है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट प्लाज्मा में, है ना, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जाएगी। बाकी की लगभग 7% आपकी होती है डिसॉल्व फॉर्म में, ये भी आपकी किस में होती है, ये भी आपकी किसमें होगी भाई, ये भी प्लाज्मा के अंदर ही जाएगी। ठीक है, ये भी आपकी डिसॉल्व फॉर्म में होती है, दोनों की दोनों ये प्लाज्मा के अंदर ही कंसीडर की जाएंगी। तो टोटल हो जाएगा बेटा 77। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन, डबल स्टार, क्योंकि यहाँ पे बच्चा ज्यादातर क्या करता है 70% मार्क करता है और आगे बढ़ जाता है, जबकि आपसे वो प्लाज्मा के अंदर पूछ रहा है, तो आप दोनों को कंसीडर करेंगे। ठीक है, आगे चलिए बेटा। कंसीडर द पल्मोनरी डेटा गिवन बिलो फॉर ए 27-year-old मैन। बेटा आपको कुछ डेटा दिया हुआ है, IR भी दिया है, TB दिया है, ECRV, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है FRC। देखो FRC होता है ERV प्लस RV। ठीक है, अब हमको यहाँ पे डायरेक्टली ERV बिल्कुल भी गिवन नहीं है, तो हमको ERV निकालनी पड़ेगी EC से। EC होती है EC इज इक्वल टू ERV प्लस TB। EC हमको दे रखा है 1600 इज इक्वल टू ERV प्लस TB है 500, तो यहां से हमारा ERV आ जाएगा 1100 ml। ठीक है, अब RV कितना गिवन है, RV भी हमारा 1100 ml गिवन है, तो हमारा ERV FRC कितना हो जाएगा, FRC विल बी 2200 ml। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका FRC भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2200 ml आ जाएगा। ठीक है, आंसर आ गया है आपका। नेक्स्ट पे आ जाओ बेटा। इन ह्यूमंस ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। न्यूमोटैक्सिक सेंटर के लिए सारी बातें सही हैं, एक बात को छोड़ के। देखो कौन रीजन में है, बिल्कुल सही बात है। कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, बिल्कुल सही बात है। ये आपके जो पॉन्स न्यूमोटैक्सिक सेंटर है बेटा, ये आपका इंस्पिरेशन के टाइम को कम कर देता है। ठीक है, रेस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शंस,
बिल्कुल भी नहीं है। पॉन्स आपका सस्टेन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इंक्रीज कर देगा रेट ऑफ ब्रीदिंग, जब टाइम कम करेगा तो रेट ऑफ ब्रीदिंग बढ़ा देगा। ठीक है, ये बात भी सही है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड। आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग गिवन स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द एम्फाइसेमा। बेटा एम्फाइसेमा के लिए कुछ बातें लिखी हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई, इन्फ्लेमेशन डिफिकल्टी होगी, डिक्रीज हो जाता है, ये नहीं होगा। दिस विल बी इन द केस ऑफ अस्थमा। दोनों में ये डिफरेंस है बेटा, अस्थमा के केस में आपका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जबकि बी एंड सी जो रिलेटेड हैं वो आपके एम्फाइसेमा से हैं। ठीक है, डायरेक्ट है आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन। आगे आ जाइए, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस। ह्यूमंस के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। एकदम सही बात है भाई, रोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो क्वाइट इनसिग्निफिकेंट है, एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। ठीक है, एकदम सही है। इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड डिक्रीज इन द pH ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कैन एक्टिवेट द कीमोसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड इन द मेडुलर रीजन ऑफ द हाइंड ब्रेन। ये बात भी एकदम सही है। थोरेसिक चैम्बर इज एन एयर टाइट चैम्बर, द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इज इनसिग्निफिकेंट। ये भी सही था बेटा, यहाँ पे ये इनसिग्निफिकेंट वर्ड गलत है, इट इज सिग्निफिकेंट, इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, सिग्निफिकेंट होगा ये आपका। इन स्टडिंग द इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ऑक्सी जो आपका डिसोसिएशन कर रहा है आप उसे बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, वो बता सकता है अगर वो राइट शिफ्ट हो रहा है या लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, तो वो कहाँ पे ऐसा चल रही है चीजें, आप टिश्यूज की तरफ जा रहे हो या फिर आप एल्वेलाई की तरफ आ रहे हो, तो इट इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन को फेवर करेंगी ये कंडीशंस। ठीक है, देख लेते हैं भाई। फेवर का मतलब उसको राइट शिफ्ट नहीं करेंगे। देखो, हाई पार्शियल प्रेशर फेवर करेगा ऑक्सीजन का, हाई H+ कंसंट्रेशन, हाई H+ कंसंट्रेशन अगर होगा तो पीएच क्या होगा, पीएच लो हो जाएगा, पीएच क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो ये तो फेवर नहीं करेगा। लोअर टेम्परेचर फेवर करता है, हाई पीएच अगर है तो वहां पे लो H+ कंसंट्रेशन है, और लो H+ कंसंट्रेशन है तो फेवर किया जाएगा, तो ये भी फेवर करेगा। तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे 3, यहाँ पे आपके हो जाएंगे 3, 1 2 3। ठीक है, 3 चीजें हो जाएंगी, ये चीज एक नहीं करेगी, हाई H+ कंसंट्रेशन। 3 फैक्टर हैं जो फेवर कर सकते हैं। आगे आ जाओ। हाउ मच कार्बन डाइऑक्साइड इज डिलीवर्ड बाई 3000 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड। देखो 100 ml कितना करेगा, 100 ml करता है 4 ml। ठीक है, 4 ml ऑफ CO2। तो आप यहां से पहले 1000 ml का निकाल लो बेटा, 1000 ml कितना करेगा, 40 ml। अब यहां से 3000 का निकालो, 3000 ml कितना करेगा, 40 × 3, ये आ जाएगा आपका 120 ml। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 120 ml। आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कंसीडर द केमिकल इक्वेशंस बिलो। केमिकल इक्वेशंस दे रखी है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, CO2 + H2O गिव्स H2CO3 एंड बाइकार्बोनेट आयंस दे देगा। इनकरेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। X इंक्रीजेस द रिएक्शन रेट, बिल्कुल सही बात है बेटा, रिएक्शन रेट को इंक्रीज कर देता है। RBC contain a very high concentration of it, belongs to the class 6, क्लास 6 से बिलोंग नहीं करता, 4th क्लास से बिलोंग करता है, 6th क्लास से नहीं करता, लाइज है ना, लाइज से बिलोंग करेगा। और ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो आंसर आपका आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा। इनकरेक्ट पूछा है तो थर्ड आ जाएगा। ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, थर्ड आंसर आ जाएगा। 4th क्लास से, 6th क्लास से नहीं है। आगे आ जाओ। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर शिफ्टिंग ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व टुवर्ड द राइट साइड। मतलब उसको राइट की तरफ फेवर करेगा, एक फैक्टर है जो नहीं करेगा, एक्सेप्ट। देखो, अगर आप पार्शियल प्रेशर कम करोगे तो ये भी फेवर करेगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर भी फेवर करता है, डिक्रीज इन पीएच ऑफ ब्लड, अगर मैं पीएच ऑफ ब्लड को कम कर दूं, डिक्रीज इन पीएच कम है तो हाई H+ हो जाएगा ना यार, हाई H+, तो ये भी फेवर करेगा। डिक्लाइन इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, अगर हाइड्रोजन आयंस कम होंगे तो पीएच क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा ना, पीएच क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, हाई पीएच, हाई पीएच। अगर H+ आयंस कम है तो हाई पीएच हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमंस अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। अबाउट 3% ऑफ ऑक्सीजन इज कैरीड इन डिसॉल्व स्टेट, सही है।
आपसे पूछा है इनकरेक्ट, ठीक है। अबाउट 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड एज कार्बोक्सी अमीनो हीमोग्लोबिन। नहीं बेटा, ये जो वर्ड है ऑक्सी ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हो सकता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा सेकंड। बाकी का 20 to 25 टाइम्स होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज लेस देन दैट ऑफ द प्रेशर इन द टिश्यूज। बिल्कुल सही बात है, तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, गलत है वो अपना ऑप्शन है। आगे आओ, ऑन एन एवरेज ए हेल्दी मैन अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली। देखो यार, आपको पता है जब हम नॉर्मल ब्रीथ कर रहे होते हैं तो हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं, टीबी की बात करेंगे तो 500 ml हो जाएगी ये टीबी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भाई 12 से 16 बार हम लेते हैं मोस्टली, तो आप इसको क्या करोगे 500 इंटू 12 कर दो पहले, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 12 पंजे 60, 66,000 हो जाएगा, मतलब 1 मिनट का आ गया ये लगभग, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट 1 मिनट का आया है। आपसे पूछा है घंटे का, इन 1 आवर, तो आप क्या करो इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट से, तो 66,000 इंटू 60, ये हो जाएगा 36,000 और ये वाली जीरो भी। अब बेटा आपसे यहाँ पे पावर दे रखी है तो हम पावर में निकाल लेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5। कहाँ है 3.6, ये रहा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 5 से लेके 4.8, मतलब जब आप इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 भी आ जाएगा। आगे आइए, हाइपोक्सिया इज द क्लिनिकल टर्म फॉर लैक ऑफ प्रॉपर ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब हम उसको हाइपोक्सिया बोल रहे हैं, सप्लाई टू द टिश्यू, ठीक है। सिलेक्ट द ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग दैट कैन लीड टू हाइपोक्सिया, जिनकी वजह से आपको हाइपोक्सिया हो सकता है। देखो, सिंथेसिस नहीं, इंक्रीज इन द सिंथेसिस ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट, नहीं बेटा, इसकी वजह से तो हाइपोक्सिया नहीं होगा, ये तो और ज्यादा डिलीवर करेगा। डिमिनिश्ड रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, सही बात है। अगर बेटा डिफ्यूजन ही नहीं होगा, जो मेम्ब्रेन डिफ्यूजन है अगर वो ही खत्म हो जाएगा तो ऑक्सीजन जो डिफ्यूज कर रही है वो बहुत कम डिफ्यूज करेगी, तो हाइपोक्सिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड, ठीक है। आगे आइए, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इन लंग कंप्राइजेस, 3 मेम्ब्रेन होती हैं बेटा, 3 चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। एक तो होगी आपकी थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज एंड बेसमेंट सब्सटेंस बिटवीन देम, ठीक है। आंसर हो जाएगा थर्ड। एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है बेटा, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। which of the following is a chronic disorder in which the alveolar walls are damaged due to which the respiratory surface area is decreased। रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ऐसा कौन है? ऐसा होगा आपका एम्फाइसेमा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, which of the following representation is false with respect to the partial pressure of O2 and CO2 under normal physiological conditions in humans, ठीक है। आपसे पूछ रहा है which of the following representation is false। एल्वेओलाई के अंदर PO2 ज्यादा होगा PCO2 से, एकदम सही है, ठीक है। इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पार्शियल प्रेशर आपका 45 होता है लगभग, ये 40 होगा, सही है। टिश्यूज में ये 45 होगा, ये 40 होगा, सही है। एटमॉस्फेरिक एयर में जो 0.3 होगा और ये 159 mmHg होगा, गलत हो गया। आपसे पूछा है रॉन्ग कौन सा है, तो रॉन्ग हो जाएगा फोर्थ। आगे चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। ऑक्सीहीमोग्लोबिन को कौन फेवर करेगा, मतलब कर्व को कौन फेवर कराएगा? लो पार्शियल प्रेशर फेवर कराएगा? नहीं कराएगा। हाई टेम्परेचर? नहीं कराएगा। हाई H प्लस कंसंट्रेशन? नहीं कराएंगे। हाई pH कराएगा, इसका मतलब है लो H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। H प्लस लो है तो pH ज्यादा है, एक ही फैक्टर जो कराएगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन द ब्लड डैश टाइम्स, बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, 20 to 25 टाइम्स ज्यादा होती है CO2 की सॉल्युबिलिटी ऑक्सीजन से, ठीक है। आगे आइए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज हाई pH, ज्यादा pH है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का एज कंपेयर टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सही है, ठीक है। ज्यादा pH है मतलब इसमें लो H प्लस कंसंट्रेशन है, H प्लस कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैज लेस CO2 कंटेंट, एकदम सही बात है बेटा, एज कंपेयर टू द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसलिए उसमें क्या होगा आपका pH ज्यादा रहेगा, H प्लस कंसंट्रेशन कम रहेगी। रीजन इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन, ठीक है। आगे आ जाओ, which of the following factors primarily cannot affect the rate of diffusion of gases।
तीन फैक्टर हैं जो आपके कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी कर सकती है, थिकनेस और कंसंट्रेशन, ठीक है। बाकी का रिएक्टिविटी ऑफ द गैसेस है जो आपका यहाँ पे इसको ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, कैन नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक आएगा फर्स्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, प्रोसेस रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वेलाई इनटू द ब्लड। बेटा एल्वेलाई से ब्लड में जब ऑक्सीजन जाती है तो सिंपल डिफ्यूजन करती है, पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है आपके एल्वेलाई के अंदर, ऑलमोस्ट 104 mmHg होता है, ठीक है, 104 mmHg होता है। तो बेटा वो नॉर्मल सिंपल डिफ्यूजन से ही प्रोसेस हो जाएगी। अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन अबाउट 90% saturation of hemoglobin with O2 occurs when the PO2 is about। बेटा ये क्वेश्चन आपका देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट ये आप अगर ध्यान से देखो तो ग्राफ में क्लियरली विजिबल होता है कि भाई 90% सैचुरेशन पे 60 mmHg पार्शियल प्रेशर होगा। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द ग्राफ। ये अगर आप ग्राफ ध्यान से देखोगे तो ये आपको बेटा डायरेक्टली दिख जाएगा। एनटीए आपसे ग्राफ से भी क्वेश्चन क्रिएट करके पूछ सकता है, तो इस बात की कोई रिस्क नहीं लेनी है, ठीक है। आगे आ जाओ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमंस। रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ऑक्सीजन का जो रोल है रेगुलेशन में वो इनसिग्निफिकेंट है, एकदम सही है। CO2 और H+ के रिसेप्टर्स लगे हुए हैं। A chemosensitive area which is present adjacent to the respiratory rhythm center is highly sensitive to the CO2 and H+ ions। एकदम सही बात है बेटा, CO2 और H+ आयंस के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के लिए रोल इनसिग्निफिकेंट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स A and B आर करेक्ट, ठीक है। आगे चलो, मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्रोटोनेफ्रीडिया आपसे बेटा यहाँ पे पूछा है, एक्सक्रीशन का है ये क्वेश्चन। नेफ्रीडिया, ग्रीन ग्लैंड और मेल्पिजन टिब्यूल्स तो आपने बहुत पढ़े हैं, कॉकरोच के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। डी का वन दो में मैच कर रहा है। ग्रीन ग्लैंड प्रॉन्स में होती है, ठीक है। सी का थर्ड, आंसर आ जाएगा आपका फोर्थ। बेटा एलिमिनेशन मेथड बहुत काम करता है, आपको नीट के अंदर भी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन करके आने हैं, आपका बहुत टाइम बचेगा, ठीक है। आपका ऐसा नहीं है कि आपको पहला नहीं आता तो आप आगे बढ़ गए, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा, सर्कल करके आगे बढ़े, हो सकता है कि वो क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से हो जाए, ठीक है। आगे आ जाओ, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। नियरली 70 to 80% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीएब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी, एकदम सही बात है बेटा। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि NaCl, एकदम सही है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर, गलत बात है, परमिएबल होती है वाटर के लिए। आपसे इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हो जाएगा 3, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ पे बेटा फिर से आपको एक डायग्राम दिया है और पूछा हुआ है स्टडी द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू ABCD। देखो मेक्स द, ए कह रहा है ए क्या होगा, ए इज PCT, राइट। सी क्या है, सी इज DCT, डी क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक है। सारे लिख लिए हमने पहले। फिर कह रहा है ए PCT मेक्स अ फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा। नहीं बेटा हाइपरटोनिक नहीं बनाता, ऑलमोस्ट आइसोटोनिक रहता है। मेक्स द फिल्ट्रेट हाइपोटोनिक, बी बनाएगा हाइपोटोनिक टू ब्लड प्लाज्मा, सोडियम एंड अदर सॉल्यूट्स आर नॉट रीएब्सॉर्ब, ये बात एकदम गलत है। NaCl तो एब्जॉर्ब होता है ना इधर से, तो ये भी गलत हो गया। मेक्स द फिल्ट्रेट ऑलवेज आइसोटोनिक, हमेशा आइसोटोनिक बनाएगा DCT, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी। मेक्स द फिल्ट्रेट हाइपरटोनिक, जो डी है डिसेंडिंग लूप ऑफ आपके हेनली की है, वो हाइपरटोनिक बनाती है, सही बात है। ऑस्मोलरिटी ऑलमोस्ट 1200 हो जाती है बेटा यहाँ पे आके, तो स्टेटमेंट डी सही है सिर्फ, बाकी की तीनों स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आगे चलिए, व्हाट इज द ऑस्मोलरिटी ऑफ द फिल्ट्रेट एट द हेयर पिन, मतलब जो ये वाला रीजन है आपका नीचे वाला, इधर आपकी ऑस्मोलरिटी लगभग 1200 होती है, ठीक है। आपकी 1200 के आसपास होती है, आंसर हो जाएगा 1200, आंसर हो जाएगा 1200। उसके बाद तो बेटा इधर से DCT एंड ऑल कलेक्टिंग डक्ट आ जाएगी, और इधर से आपको भी पता है कि क्या होगा, नेफ्रॉन्स का रीजन होता है, ठीक है। आगे आ जाओ, which of the following pair of structures is not the component of renal tubule in kidney।
रीनल ट्यूब्यूल का कंपोनेंट नहीं है। देखो डीसीटी है, लूप ऑफ एनले है, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ एनले पीसीटी, ग्लोमेरुलस नहीं है रीनल ट्यूब्यूल का कंपोनेंट। आपको भी पता है व्हाट इज ग्लोमेरुलस, दैट इज द टफ टफ कैपिलरीज, जो गुच्छा बना हुआ है वहां पे, है ना। आ जाओ, चूज द इनकरेक्ट मैच, इनकरेक्ट मैच चूज करना है विद रेस्पेक्ट टू द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स। ठीक है भाई, चूज कर लेते हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया एम्फियोक्सस में होता है, नेफ्रीडिया फेरेथिमा अर्थवर्म नेफ्रीडिया पाए जाएंगे, मेलफिजन ट्यूब्यूल्स पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कॉकरोच के अंदर मिलता है। एंटीनल ग्लैंड्स प्लेनेरिया में बेटा नहीं पाए जाएंगी, यहां पे आपका प्रोटोनेफ्रीडिया ही मिलता है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे आ जाओ। द रिलीज ऑफ रेनिन, जब रेनिन रिलीज होता है फ्रॉम जेजी सेल्स इज ट्रिगर्ड इन रेस्पॉन्स टू, बेटा जब आपकी जेजी सेल्स रेनिन को रिलीज करती है ना, तो जीएफआर बहुत कम हो जाता है। तो एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है, इफ फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। ठीक है, तो डायरेक्टली करोगे आप, इफ फॉल इन जीएफआर एक्टिवेट द जेजी सेल्स टू रिलीज रेनिन। तो जब जीएफआर कम हो जाएगा तभी रेनिन को रिलीज किया जाएगा। करेक्ट ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी, सबसे ज्यादा बेटा अमोनिया टॉक्सिक है, फिर यूरिया, और सबसे कम जो टॉक्सिक है वो है यूरिक एसिड। ठीक है, यूरिक एसिड सबसे कम, आंसर हो जाएगा 1। यूरिया अमोनिया, सबसे ज्यादा पानी भी चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, JGA is a special sensitive region formed by the cellular modification in the X and Y at the location of their contact. Identify X and Y. बेटा जब डीसीटी रीजन जो है, डीसीटी आपका जो डीसीटी रीजन है, जब वो अफेरेंट आर्टीरियोल के साथ, है ना, अफेरेंट आर्टीरियोल के साथ लोकेशन ऑफ देयर कांटेक्ट पे, है ना, ये बनता है सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से। तो ये दो रीजन से बनता है, एक तो डीसीटी और एक अफेरेंट आर्टीरियोल। डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है ये, ठीक है, नीट में डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है। आगे आ जाओ, which of the following statement is not true with respect to the different type of nephrons in the human body? तो है ज्यादातर कॉर्टिकल और जक्स्ट्रामेडुलरी। कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आर मोर अबंडेंट एज कंपेयर टू जक्स्ट्रामेडुलरी, सही है। वासारेक्टर रिड्यूस्ड होती है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में, ये बात भी सही है। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स हैव लॉन्गर लूप, ये बात भी सही है। मेलफिजन कॉर्पस्कल पीसीटी डीसीटी प्रेजेंट इन द मेडुला, बेटा ये मेडुला में नहीं होते ज्यादातर, ये आपके कॉर्टिकल रीजन में देखने के लिए मिलेंगे, कॉर्टिकल रीजन में होंगे, आंसर हो जाएगा फोर्थ, आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, असर्शन रीजंस है, कलेक्टिंग डक्ट प्लेज रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच, एकदम सही बात है, एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड। ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट बेटा मेंटेन करती है, रोल प्ले करती है, क्योंकि इट इज कैपेबल ऑफ सिलेक्टिव सीक्रेशन ऑफ H+ एंड K+ आयन। आयंस का क्या कर रही है, मेंटेन करने में रोल प्ले कर रही है, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन कर रहा है, रीजन आपका करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। आगे जो बेटा, high osmolarity gradient toward the inner medullary interstitium in kidney is mainly due to, बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म अगर आपने पढ़ा है वहां पे सीधा सीधा लिखा है, काउंटर करंट मैकेनिज्म में सीधा सीधा लिखा हुआ है ये बात। काउंटर करंट मैकेनिज्म टॉपिक में एनसीईआरटी ने बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है कि NaCl एंड यूरिया दोनों रेस्पॉन्सिबल रहते हैं हाई ऑस्मोलरिटी के लिए। ठीक है, आगे आ जाओ। इन ह्यूमंस मेलफिजन बॉडी कंसिस्ट ऑफ, जो मेलफिजन पूरी बॉडी बनी है वो किस किस चीज से बनी है, वोमेन्स कैप्सूल विद पीटीसी, ओनली ग्लोमेरुलस, नो ग्लोमेरुलस विद वुमेन्स कैप्सूल, बिल्कुल सही बात है, जो ग्लोमेरुलस अंदर बना है टफ टफ कैपिलरीज और बाहर वाला वुमेन्स कैप्सूल, दोनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, मेलफिजियन बॉडी बोल देंगे, आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नियरली ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स कहां से होंगे, पीसीटी। ठीक है, ठीक है, पीसीटी ही पूछ रहा है, पीसीटी से होंगे, दैट क्वेश्चन था ये। तो ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर परफॉर्म बाय नेफ्रॉन्स, एक फंक्शन ऐसा है जो नेफ्रॉन नहीं करेंगे, बताओ क्या नहीं करेंगे, यूरिया सिंथेसिस नहीं करेंगे भाई, यूरिया सिंथेसिस आपके लीवर के अंदर होती है। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सीक्रेशन, सारा काम नेफ्रॉन करते हैं, यूरिया सिंथेसिस नहीं करते हैं। ऑन एन एवरेज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस डैश ऑफ ब्लड इज फिल्टर्ड बाय द ह्यूमन हेल्दी ह्यूमन किडनीज पर मिनट। देखो 1100 से 1200 होता है, ऑलमोस्ट 1/5 वॉल्यूम
है ना, ऑलमोस्ट 1/5 वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप बाय ईच वेंट्रिकल। ठीक है, जो भी वेंट्रिकल से ब्लड निकला है उसका 1/5 वॉल्यूम। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इन ह्यूमंस किडनीज आर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल्स ऑफ बेटा लास्ट थोरेसिक T12 दो जगह दिख रहा है, एंड L3 टुवर्ड्स द डोर्सल साइड। आंसर हो जाएगा लास्ट थोरेसिक भी बोल सकते हैं हम इसको, लास्ट थोरेसिक है ना, ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है। आगे आ जाओ भाई। What percentage of ventricular filling is achieved by atrial contraction? अब देखो बेटा एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन के टाइम पे कितना वो अचीव किया जाएगा, दैट इज ऑलमोस्ट 30%। वेंट्रिकुलर फिलिंग जो है वो ऑलमोस्ट 30% और बढ़ जाएगी जब एट्रिया आपके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली जॉइंट डायस्टोल कंडीशन में जो भी आपका ब्लड था जो एट्रिया के अंदर डाला जा रहा है वो ब्लड आपका वेंट्रिकल को फिल कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि वहां पे वॉल्व ओपन है, एवी वॉल्व आपकी ओपन है, इसलिए फिलिंग चल रही थी। बट जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो फिलिंग है वो और इंक्रीज कर जाएगी, ऑलमोस्ट 30%। ठीक है, ऑलमोस्ट 30%। द अमाउंट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर डे, एक दिन में कितना बना देंगी, दैट इज बेटा 180 लीटर। डायरेक्टली क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, आगे आ जाओ। द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला वाला स्टेप कौन सा है आपका जब यूरिन फॉर्मेशन होगा? फिल्ट्रेशन इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होगा आपका, सबसे पहले बेटा फिल्टर किया जाएगा जो भी वहां पे आपके पोर्स हैं, है ना, उन सेल से नीचे की तरफ फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आएगा, फिल्ट्रेशन किया जाएगा। आगे आ जाओ। चूज द इनकरेक्ट मैच, आपको इनकरेक्ट मैच चूज करना है। लूप ऑफ हेनले हेल्प इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, सही बात है भाई। पीसीटी रीएब्सॉर्ब 70 to 80% आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा सेकंड आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें भाई, आगे आ जाओ। पेस मेकर ऑफ द ह्यूमन हार्ट इज लोकेटेड इन द, पेस मेकर कहां पे लोकेटेड है बेटा? हार्ट में 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल्स। देखो अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल 4 चैम्बर वाला बनाएंगे, दैट इज लेफ्ट एट्रियम, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, दैट इज राइट वेंट्रिकल। पेस मेकर आपका राइट साइड में बैठा हुआ है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ से सिग्नल्स आपके आएंगे इधर, है ना, ए बी नोड के पास। तो दिस इज एसए नोड, राइट साइड में बैठा हुआ है, राइट साइड में, तो अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट एकदम सही है, बताओ बेटा। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग द जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल के टाइम पे फ्रीली मूव करता है, एकदम सही बात है यार, है ना, ड्यू टू द ओपनिंग, क्योंकि यहाँ पे ओपन है जो एवी वॉल्व है वो आपकी क्या है, ओपन है, तो फ्रीली मूव करेगा। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में फ्री मूव करेगा, आंसर हो जाएगा 1। देखो इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व्स, नहीं बेटा, ओपन कर देगा इनको, क्लोज नहीं होंगे, ये ओपन हो जाएंगी। एवी नोड एवीएन जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नहीं यार, एवीएन नहीं करेगा, है ना, मोस्टली एसए नोड आपका जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल्स को, ये भी गलत हो जाएगा। द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व ओपन ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन, नहीं बेटा, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है उससे पहले ही वो आपकी खुली हुई होती है। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से तो जो फिलिंग है वो ऑलमोस्ट 30% इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगी, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बेटा, प्रोटीन्स कंट्रीब्यूट x%, लगभग 6 to 8%, है ना, 6 to 8% of the plasma in human blood. The value of x is equal to the percentage of y, बेटा, among the total WBC। y ऐसी कौन सी WBC है? मोनोसाइट्स भाई, मोनोसाइट हो जाएंगी। ठीक है, चूज द करेक्ट फंक्शन ऑफ y। अब मोनोसाइट्स के लिए आपको सही बात बतानी है। सीक्रेट हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन, नहीं बेटा, ये आपकी मास्ट सेल्स या बेसोफिल सीक्रेट करेंगी, ये भी नहीं होगा। मेनली रेसिस्ट इन्फेक्शन एंड आर एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शंस, नो, मोनोसाइट्स आपकी एलर्जिक रिएक्शंस के लिए भी इन्वॉल्व नहीं है। फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं विद बीन शेप न्यूक्लियस एंड डिस्ट्रॉय द फॉरेन, और बिल्कुल सही बात है बेटा, फेगोसिटिक सेल्स हैं, मोनोसाइट्स है ना, फेगोसिटिक होती हैं, और जब ये मैच्योर हो जाती हैं तो ये मैक्रोफाजेज में भी कन्वर्ट हो जाएंगी।
ग्रेन्युलोसाइट्स दैट आर रेस्पॉन्सिबल, नहीं यार ये ग्रेन्युलोसाइट्स तो कहीं भी नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड। आगे चलिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर लिम्फ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट इसमें से सारी बातें लिम्फ के लिए सही हैं, एक बात को छोड़ के। कंटेन द लिम्फोसाइट विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स, सही है भाई। कैरियर है, सही है। फैट अब्सॉर्ब्स एंड लैक्टियल्स, सो इट सही है। प्राइमरी रोल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये इसका प्राइमरी रोल बिल्कुल भी नहीं है लिम्फ, ठीक है बेटा। गैसेस का ट्रांसपोर्ट तो आपका ब्लड के थ्रू हो रहा है, आरबीसीज कर रही है, प्लाज्मा के थ्रू हो रहा है, लिम्फ का ये काम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द पाथ ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल्स थ्रू द मस्क्यूलेचर ऑफ द हार्ट। मस्क्यूलेचर जो मसल है पूरा हार्ट, उसके अक्रॉस कैसे जाएगा? सबसे पहले एसए नोड जो पेस मेकर है, फिर एवी नोड जो पेस को सेट करेगा, ठीक है, एसए नोड, एवी नोड, फिर राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, ठीक है, बंडल ऑफिस की तरफ जाएगा, और लास्ट में बेटा पुरकिंजे फाइबर्स अलोंग द वेंट्रिकल वॉल की तरफ लेके जाएंगी पूरे के पूरे मस्क्यूलेचर में, ठीक है। आगे आ जाओ, द पर्पस ऑफ कॉर्डी टेंडनी इज टू, देखो कॉर्डी टेंडनी जो है वो आपकी कॉर्ड्स हैं, फाइब्रस कॉर्ड्स हैं जो आपकी निकली हुई हैं, जो बेटा वॉल्स की ओपनिंग को रेगुलेट करती हैं, कनेक्टेड होती हैं पेपिलरी मसल से, कनेक्टेड होती हैं, कनेक्टेड टू पेपिलरी मसल्स, ठीक है, पेपिलरी मसल्स से आपके ये बेटा कनेक्टेड रहती हैं वेंट्रिकल्स में। क्या करेंगी? प्रिवेंट द बल्जिंग ऑफ एवी वॉल, एवी वॉल की बल्जिंग को प्रिवेंट करती हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, जो वेंट्रिकल्स के अंदर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उस फोर्स की वजह से जो ब्लड है वो प्रेशर लगाएगा, जो ऊपर वाली वॉल्व है वो अंदर ना घुस जाए, बल्ज ना कर जाए, ठीक है, उसको ये प्रिवेंट करती हैं। आगे आ जाओ, द मिडिल लेयर इन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका ट्यूनिका मीडिया की बातें हो रही हैं, ट्यूनिका मीडिया which is comparatively thicker in artery, सही बात है, आर्टरी में थिक होती है, than that in the veins is made up of squamous endothelium की बनी है, no, fibrous connective tissue with collagen fibers, no, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की बनी हुई है, एकदम सही बात है। यहाँ पे आपका आना चाहिए था एंटीमा, ठीक है, एंटीमा आ जाएगी, यहाँ पे एक्सटर्ना आ जाएगी, तब जाके ये सही होंगे, ठीक है, आंसर आपका जाएगा बेटा थर्ड। सिलेक्ट ए मेम्ब्रेन दैट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन, ठीक है, मान लेते हैं तीन होती है, थिन स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की होती है, एंडोथेलियम एल्वियोलर कैपिलरीज की होगी, सेल्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन एपिथेलियम, यार ये तो ए सेल्यूलर होती है, ए सेल्यूलर, ठीक है, ए सेल्यूलर एपिथेलियम टिश्यू के नीचे ही पाई जाती है, दैट इज ए सेल्यूलर, आंसर आपका आ गया थर्ड, ठीक है। आगे चलो, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, इसका क्वेश्चन बहुत आता रहता है और आसान क्वेश्चन है, इसमें बस आपको ये याद रखना है कि अगर पहले ही केस में मदर नेगेटिव रहे और जो पहला बच्चा है वो पॉजिटिव रहे, तो भाई हमको फिर जो नेक्स्ट बेबी है उसमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है, तो इसमें RH नेगेटिव मदर होगी आफ्टर द डिलीवरी ऑफ फर्स्ट RH पॉजिटिव बॉडी बेबी, तभी आप उसमें एंटी RH एंटीबॉडीज एडमिनिस्टर करोगे, जिससे कि जो सेकंड प्रेगनेंसी है वो आपकी नॉर्मल हो पाए, ठीक है, वरना सेकंड प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मली नहीं चल पाएगी, ठीक है, आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, द फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद, तो पहली हार्ट साउंड जब आती है तो जो ऊपर वाली वॉल में बेटा बंद होती हैं, जो वेंट्रिकल्स फोर्स लगा रही होती हैं, उसकी वजह से आती है ड्यूरिंग द क्लोजर ऑफ सेमील्यूनर वॉल्स, नो, जॉइंट डायस्टोल में नहीं आती, एट्रियल सिस्टोल में भी नहीं आएंगी, क्लोजर ऑफ एवी वॉल, है ना, जब वेंट्रिकल सिस्टोल चलेगा, जब वेंट्रिकल सिस्टोल चलता है तो भाई वहां पे आपका ब्लड जो प्रेशर है वो प्रेशर लगता है, और जो ब्लड वेंट्रिकल्स का वो एट्रिया में ना दौड़ जाए, भाग ना जाए उधर, तब आपकी जाके ये वॉल बंद हो जाती है, ठीक है, तो इसके टाइम पे होंगे, फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द एनालॉगी, एनालॉगी को कंप्लीट करने के लिए पल्मोनरी वेन, देखो आपको भी पता है इफ दिस इज द हार्ट, और यहां से आपका क्या होगा, यहां से आपका ये लंग्स होंगे ऊपर, दीज आर द लंग्स, और लंग्स से यहाँ पे आपके आएगा, ठीक है, लंग्स से इधर लेके आएंगे पल्मोनरी वेन, और यहां से इधर आपकी जाएगा लंग्स के पास वापस पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ठीक है, ये आपका है नोट,
This is left atrium, this is left atrium, this is left ventricle, this is right atrium and this is right ventricle. तो अब आपका आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ले जाती है भाई। हाँ, मेड अप ऑफ एंडोथेलियम ओनली, हाई ब्लड प्रेशर एज कंपेयर टू द एओर्टा, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, भाई दूर ले जा रही है हार्ट से ब्लड को, ठीक है, ब्लड को दूर लेके जाने का काम करती है। आंसर हो जाएगा थर्ड। Read the following statements carefully. Interstitial fluid has the same mineral distribution. Mineral distribution तो सेम होता है। Tissue fluid help in the exchange, सही बात है भाई, जो टिश्यूज फ्लूइड है वो आपका एक्सचेंज में हेल्प करता है। Fats are absorbed through blood. बेटा फैट्स आपके लैक्टेल्स में लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होंगे, नॉट फ्रॉम द ब्लड। तो आंसर हो जाएगा ए एंड बी आर करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए एंड बी आर करेक्ट। थर्ड तो आपकी गलत है। नेक्स्ट पे चलो बेटा, what would be the cardiac output of a person if heart rate is 50 beats? देखो आपको हार्ट रेट दे रखी है, हार्ट रेट दे रखी है 50 बीट्स, ठीक है। फिर आपको पूछा है कि कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल से एंड ऑफ डायस्टोल, तो आपको देखो सिस्टोलिक वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और ये होगा ईडीवी माइनस ईएसवी, ठीक है। तो ईडीवी दे रखा है आपको 120, ये दे रखा है 60, तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम आ जाएगा 60 ml। अब आपसे पूछा कार्डियक आउटपुट क्या होगा, तो कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, ठीक है। स्ट्रोक वॉल्यूम आ गया आपका 60, हार्ट रेट दे रखी है 50, तो ये आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा, 3000 ml, 3000 ml, तो यहाँ पे ml में नहीं है, तो 3 लीटर पर मिनट, 3 लीटर पर मिनट आपका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। हार्ट रेट दे रखी है, स्ट्रोक वॉल्यूम बेटा निकालना पड़ा है, दैट इज ईडीवी माइनस ईएसबी, तो हमारा 60 आया, 60 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद 50, हमारे पास कार्डियक आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी है, कार्डियक अरेस्ट जिसमें हार्ट बेटा स्टॉप कर दे बीट करना, तुरंत मौत हो जाती है, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, सही है। एंजीना पेक्टोरिस सडन चेस्ट पेन होता है बेटा, ठीक है। एरिथ्रोस्क्लेरोसिस नैरो हो जाती है, आपकी जो आर्टरी है वो नैरो हो जाती है, सही है। हार्ट फेलियर, हार्ट मसल्स इज सडनली डैमेज, बेटा ये ज्यादातर जो बात लिखी हुई है ये हार्ट अटैक के लिए सही है, ठीक है। हार्ट अटैक के लिए ये बातें एकदम सही है, नॉट फॉर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब है इनफ पंप नहीं कर पा रहा है, इनफ ऑक्सीजन रीच नहीं कर रही है, ठीक है, उसको हार्ट फेलियर बोलेंगे। आंसर फोर्थ हो जाएगा। इन ए स्टैंडर्ड ईसीजी, एक स्टैंडर्ड जो ईसीजी होता है, द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स स्टार्ट शॉर्टली, जो वेंट्रिकल्स है वो कब कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करती हैं, क्यू वेव, जो आपकी क्यू वेव आएगी तब, आफ्टर ए एंड एंड ऑफ द टी वेव मार्क्स द एंड ऑफ द वेंट्रिकल सिस्टम, क्यू एंड टी हो जाएगा। ईसीजी का डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आता रहता है, आपसे डायग्राम नहीं दिया, आपको थ्योरी में दिया हुआ है, तो आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन। In humans, the mature RBCs are enucleated and biconcave disc shaped, सही बात है भाई, जो मैच्योर RBCs होती है वो enucleated होती हैं, सही है। Absence of nucleus provide more space, सही बात है, for oxygen binding pigment, hemoglobin and biconcave shape increases the total surface area। एकदम रीजन ने परफेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन करा है, ठीक है। सारा का सारा स्पेस बेटा आपका ऑक्सीजन के लिए है, न्यूक्लियस नहीं है, बाइकॉन्केव शेप इंक्रीज कर रही है एरिया को, एकदम रीजन सही कर रहा है एक्सप्लेन। पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी इन ह्यूमंस डिफर फ्रॉम ईच अदर इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, सभी चीज में वो डिफर करती हैं, बट एक ऐसी चीज है जिसमें वो सेम है, तो आपको सेम चीज बतानी है, ठीक है बेटा। थिकनेस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव ट्यूनिका मीडिया, एकदम सही बात है, एक आर्टरी है एक वेन है। पार्शियल प्रेशर दोनों में अलग अलग होगा, ठीक है। पल्मोनरी वेन में लगभग आपका होता है 90 mmHg, 95 के आसपास होता है, और एक में होता है लगभग, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी में 40 होगा भाई, तो अलग अलग हो गया। नंबर ऑफ लेयर्स बेटा सेम होंगी तीनों में, नंबर ऑफ लेयर्स अलग अलग नहीं मिलेंगी, नंबर ऑफ लेयर्स एकदम सेम होंगी, ठीक है। डायमीटर ऑफ देयर ल्यूमेन एकदम डिफरेंट होगा, एक का डायमीटर वाइड होगा, एक का नैरो होगा, ठीक है। आगे आ जाओ। फॉर हीमोडायलिसिस ऑफ यूरेमिक पेशेंट, जब हम हीमोडायलिसिस कर रहे हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन द डायलाइजिंग फ्लूइड एक्सेप्ट, सारी चीजें प्रेजेंट होंगे डायलाइजिंग फ्लूइड में,
बट बेटा वो चीज नहीं लेके जाएंगे ना, हम उसमें हम चीज वो चीज नहीं रखेंगे जिसको हमें बाहर निकालना है ब्लड से। तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं होंगे, तो बेटा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एकदम एलिमिनेट कर जाएगा आपका नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट आपके ब्लड में पाए जाएंगे। ठीक है, तो आंसर 1 हो जाएगा। इन अडल्ट फ्रॉग 3 चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल पाया जाता है। द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल इज ऑफ मिक्स टाइप, द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बेटा देखो हार्ट में जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका 2 जगह से आ सकता है। ठीक है, अडल्ट फ्रॉग की बात कर रहा है, तो एक तो स्किन हो जाएगी और एक आपके डायरेक्टली लंग्स हो जाएंगे। आपका बक्कोफेरेंजियल, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और पल्मोनरी रेस्पिरेशन, तीनों टाइप के रेस्पिरेशन फ्रॉग करते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा 4th। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, आपको यहां पे इनकरेक्ट मैच सिलेक्ट करना है। ठीक है, इनकरेक्ट मैच बताना है। टीपी गैप इन ईसीजी, टीपी गैप इन ईसीजी हार्ट मसल्स आर इलेक्ट्रिकली साइलेंट। सही कह रहा है भाई, कहीं ना कहीं जो गैप है तो वहां पे साइलेंसिंग है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक फाइब्रस टिश्यू का बना हुआ है। डब साउंड एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, सेकंड हार्ट साउंड है, सही बात है। न्यूट्रोफिल्स 60 to 65% होती है, नॉट ऑफ टोटल डब्ल्यू, फिर नॉट 50 to 55%, आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है, आगे आ जाओ। सिलेक्ट द odd with options with respect to the systemic circulation in humans. Contraction in the left ventricle pump blood to capillary beds in organs and tissues throughout the body. जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका बेटा पूरा पूरा ब्लड है जो वो रन करता है आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में, सही बात है। ठीक है, द ब्लड पंप बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल प्रोवाइड ऑक्सीजन एज वेल एज द न्यूट्रिएंट्स एंड टिश्यूज एंड टेक अवे CO2 एंड वेस्ट प्रोडक्ट, सही बात है भाई। एट द वेनस एंड ऑफ द ब्लड कैपिलरीज CO2 from the cells directly enter into the blood and O2 from blood enters directly into the cells without involvement of the tissue fluid। ये बात एकदम गलत है, ये बात एकदम गलत है बेटा। टिश्यू फ्लूइड इन्वॉल्व होते हैं इन द एक्सचेंज प्रोसेस। टिश्यू फ्लूइड्स जो होते हैं वो आपके एक्सचेंज प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे, एकदम रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी। डायरेक्टली आपका जो ब्लड है और सेल्स है उनके बीच में एक्सचेंज नहीं होता, बीच में टिश्यू फ्लूइड है वो इन्वॉल्व होगा ही होगा। ठीक है, आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट्स ऑफ कार्डिक साइकिल। कार्डिक साइकिल जो चल रही है, व्हेन सेमिल्यूनर वॉल्व्स आर क्लोज्ड ब्लड इज इजेक्टेड इनटू आर्टरीज। बेटा अगर वॉल्व ही क्लोज है तो ब्लड कैसे जाएगा आर्टरीज से, नहीं जा सकता, गलत है। लेफ्ट एंड राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे पुशिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स ऑफ द रेस्पेक्टिव साइड्स, सही बात है यार। जब लेफ्ट एंड राइट एट्रिया हैं जो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जो ब्लड है उसको पुश करेंगे तेजी से। एट्रियल सिस्टोल की बात कर रहा है, एट्रियल सिस्टोल की बातें हो रही हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो भाई पुश करेंगे वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड व्हेन एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व्स आर क्लोज्ड। जब ये क्लोज होती है बेटा ये रिलैक्स नहीं होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में होती हैं, उसी के प्रेशर की वजह से वो क्लोज हुई हैं, तो ये रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट गलत है। वेंट्रिकुलर प्रेशर राइजेस अबव एट्रियल प्रेशर लीडिंग टू द ओपनिंग ऑफ AV वॉल्व। नहीं बेटा, ये आपका फॉल करता है, वेंट्रिकल प्रेशर फॉल करता है तभी जाके AV वॉल्व ओपन हो जाएंगी, फिर दोबारा से जॉइंट डायस्टोल कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 2nd। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। वेंट्रिकुलर डायस्टोल मतलब रिलैक्स, वेंट्रिकल रिलैक्स है, AV वॉल्व्स ओपन होंगी, एकदम सही बात है। एट्रियल सिस्टोल जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं AV वॉल्व्स रिमेन क्लोज्ड, नहीं भाई, AV वॉल्व्स खुल चुकी होंगी तभी तो जो 30% इंक्रीज हो रही है फिलिंग तभी तो हो पाएगी बेटा। जो 30% इंक्रीज कर रही है फिलिंग तभी तो हो पाएगी। तो ये वाली बात एकदम क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो इनकरेक्ट हमारा 2nd हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉर्डी टेंडनी आर फाइब्रस कॉर्ड दैट अटैच पेपिलरी मसल्स टू द ऑफ द वेंट्रिकल्स टू द AV वॉल्व। ठीक है भाई, एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ दीज फाइब्रस कॉर्ड्स विल रिजल्ट इन बैक फ्लो, एकदम सही बात है। पेपिलरी अगर ये जो कॉर्डी टेंडनी है अगर ये हमारी डिस्ट्रक्ट कर जाए तो बेटा बैक फ्लो हो जाएगा ब्लड का। ठीक है, आर्टरिया में ब्लड चला जाएगा। द AV नोड डिलेज करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को to allow the atria to completely empty their blood into the ventricles before the ventricle systole। बेटा ventricle systole आने से पहले
जो एवी नोड है वो डिले कर देता है इंपल्सेस को, ये तो सही बात है। जो एसए नोड जिस स्पीड से आपके इंडक्शंस को कंडक्ट करवा सकता है, इनिशिएट करता है, एवी नोड उसी सेम स्पीड से इनिशिएट नहीं करता है, आगे चल के वो स्पीड कम होती चली जाएगी। तो एक दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई ब्लड ग्रुपिंग का क्वेश्चन है। देखो यहां पे कह रहा है कि भाई ए वाला खुद को ही दे सकता है, ए बी वाले को बी भी दे रहा है, ओ भी दे रहा है, ए भी दे रहा है, सही बात है। ओ वाला भी खुद को दे रहा है, बी वाला भी खुद को दे रहा है, ओ से भी ले सकता है और ओ ए वाले को भी दे सकता है। ठीक है, देखते हैं। एन इंडिविजुअल विद द एबी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम इंडिविजुअल्स विद अदर ब्लड ग्रुप्स एज देयर ब्लड प्लाज्मा इज डिवाइड ऑफ। डिवाइड का मतलब है एब्सेंट, है ना, एब्सेंट होता है, एब्सेंट पाया जाएगा, आंसर स्टेटमेंट सही है। एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ए एंड ओ, सही बात है भाई, ए और ओ वाले से तो ले सकता है, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप बी, जिसका ब्लड ग्रुप बी है, कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम एन इंडिविजुअल हुज ब्लड प्लाज्मा हैज एंटी ए एंटीबॉडी। मतलब यार ये बी ब्लड ग्रुप की ही बात कर रहा है, ठीक है, ब्लड बी की ही बात कर रहा है जिनके पास बी एंटीजन पाया जाएगा, स्टेटमेंट सही है। एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप ओ कैन डोनेट ब्लड टू इंडिविजुअल्स दैट शो प्रेजेंस ऑफ एंटीजन ए और बी और बोथ, एकदम सही बात है, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं। चारों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछी हुई है, चारों की चारों स्टेटमेंट एकदम सही है। नेक्स्ट पे आ जाओ। ओपनिंग ऑफ सेमी ल्यूनर वॉल्व इज ऑब्जर्व। नीचे वाली जो दोनों वॉल्व हैं वो कब खुलेंगी? जब वेंट्रिकल से प्रेशर बढ़ेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकल डायस्टोल नो, सिस्टोल नो, वेंट्रिकल सिस्टोल यस। वेंट्रिकल सिस्टोल, जो वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड भर चुका है, वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट करा है, उसकी वजह से बेटा नीचे वाली जो वॉल्व है दोनों खुल जाएंगी, ठीक है, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स ओपन होंगी और जो ब्लड है वो रन करेगा एओर्टा के थ्रू, ठीक है। आगे आ जाओ। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट द एसएएन दैट लीड्स टू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एसएएन, ठीक है, मानते हैं इंक्रीज करता है हार्ट बीट को, स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस को भी करेगा, कार्डियक आउटपुट को भी बढ़ाता है, स्पीड ऑफ कंडक्शन को डिक्रीज कर देगा, ये एकदम बात गलत है, आपसे गलत बात ही पूछी हुई है। सिंपैथेटिक सिस्टम इन तीनों बातों को एकदम सही करेगा, ठीक है। नंबर ऑफ हार्ट रेट बढ़ाएगा। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है जो ज्यादातर कहां करता है, काम कम करता है। ये सब चीजें जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेस्ट और डाइजेस्ट के लिए इन्वॉल्व है, ठीक है। तो रेस्ट कंडीशन पे आपकी ये सारी चीजें क्या होंगी, कम हो जाएंगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी, ये सारा काम कम हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाइए। इफ ए विक्टिम ऑफ ए रोड एक्सीडेंट विद अननोन ब्लड ग्रुप, आप उसका ब्लड ग्रुप ही नहीं जानते हो, ठीक है, उसको इमीडिएट ब्लड चाहिए, तो बेटा आप उसको यूनिवर्सल डोनर देंगे, नहीं देंगे, और हमको फिर क्या देगा, आरएच एंटीजन भी देखना पड़ेगा, तो हम उसको नेगेटिव वाला देंगे, ओ नेगेटिव, दैट इज यूनिवर्सल डोनर। ओ नेगेटिव आपके यूनिवर्सल डोनर होते हैं, हम फटाक से ये वाला ब्लड ग्रुप उसको दे देंगे, ठीक है। आगे चलिए। माल फंक्शनिंग ऑफ किडनीज कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया। जब यूरिया बहुत बढ़ने लग जाए उस कंडीशन को यूरेमिया बोला जाता है, ठीक है। जब यूरिया बहुत बढ़ने लग जाएगा तो उस कंडीशन को हम यूरेमिया बोलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, आगे आ जाओ। जक्स्ट्रामेडुलरी नेफ्रॉन्स, जो आपके लॉन्ग लूप ऑफ आपके हेनले वाले नेफ्रॉन्स हैं वो होंगे, तो लॉन्ग लूप ऑफ हेनले होगी रनिंग डीप इनटू द मेडुला, तो इनकी जो बेटा लूप ऑफ हेनले वो बहुत लंबी होती है और अंदर तक जा रही होती है मेडुला रीजन में, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। टफ्ट ऑफ कैपिलरी, देखो यार यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे एक टफ्ट ऑफ कैपिलरी आती है, यहां से ये आया पेरेंट आर्टेरियोल और इधर एक गुच्छा बनाएगा और इधर से ये वापस निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कैपिलरी का गुच्छा बना है इसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, दैट इज ग्लोमेरुलस, ठीक है, ये आपका ग्लोमेरुलस कहलाएगा। ये आपका अफेरेंट आर्टेरियोल, दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, दिस इज अफेरेंट आर्टेरियोल एंड दिस इज नॉट दिस इज इफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। आंसर आपका आ चुका है फर्स्ट। आगे आ जाओ भाई। जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इन ह्यूमंस इज फॉर्म बाय द सेल्यूलर मॉडिफिकेशन, दोबारा आया है क्वेश्चन, तो ये आपका डीसीटी और अफेरेंट से बनता है, डीसीटी एंड अफेरेंट आर्टेरियोल एट द लोकेशन ऑफ देयर कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, डीसीटी और अफेरेंट आर्टेरियोल से बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोमेरुलस इज ए टफ्ट ऑफ कैपिलरी फॉर्म्ड बाय द अफेरेंट ए फाइन ब्रांच ऑफ, बेटा रीनल आर्टरी की फाइन ब्रांच है, रीनल आर्टरी। रीनल जो वर्ड है वो किडनीज के लिए यूज किया जाता है,
उसी की ब्रांच होती है अफेरेंट आर्टीरियोल, ठीक है, रीनल आर्टरी की ही फाइन ब्रांच है। आगे आ जाओ, द पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ द किडनीज डायरेक्टली ब्रांच फ्रॉम द, जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है आपकी किडनी की, वो किसकी है, फाइन आपकी एफेरेंट आर्टीरियोल। जो बेटा एफेरेंट आर्टीरियोल बाहर निकला है ग्लोमेरुलस बना के, वो आगे चल के पूरा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क बनाएगा अराउंड द लूप ऑफ हेनले, ठीक है, पूरा का पूरा कैपिलरी नेटवर्क बना लेगा। आगे आ जाओ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कॉन्केव सरफेस, जो अंदर की तरफ कॉन्केव सरफेस है किडनीज का, उसको बेटा एक नॉच होती है दैट इज कॉल्ड एज हाइलम, जिसके थ्रू सारी चीजें एंटर करेंगी आपकी किडनीज में। इसके थ्रू आपका क्या होगा, एंटर करती हैं सारी चीजें, एंटर्स, इसी के थ्रू एंटर करेंगी किडनी में, ठीक है, आंसर हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन किडनीज ए लॉन्ग डक्ट विच एक्सटेंड फ्रॉम द कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी, कॉर्टेक्स ऑफ द किडनी से जा रही है भाई नीचे की तरफ मेडुला रीजन में। तो आपने नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स तो देखे होंगे यार, ठीक है, ये आपके नेफ्रॉन्स के स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज द पीसीटी रीजन, यहां से लूप ऑफ हेनले जाएगा, इधर से डीसीटी जाती है, और इधर से आपका पूरा का पूरा कलेक्टिंग डक्ट आती है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। जो कलेक्टिंग डक्ट है ये आपका पूरा कॉर्टेक्स से लेके नीचे मेडुला तक आएगा, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट। अब यहां से पूछ रहा है कि भाई to the inner part of the medulla allow the passage of certain substance into the medullary interstitium to keep up the osmolarity, बेटा यूरिया, ये अलाउ करती है, यूरिया को अलाउ करती है मेड्यूलर इंटरस्टिशियम में, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट, आंसर हो जाएगा 2nd। आ जाओ आगे, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, एकदम सही बात है, हम कंसंट्रेटेड यूरिन बनाते हैं। द हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल, बेटा सिग्निफिकेंट रोल है ना, सिग्निफिकेंट रोल है इनका, इनसिग्निफिकेंट रोल नहीं है, इन प्रोड्यूसिंग द कंसंट्रेटेड यूरिन, आंसर इज 3rd। assertion is true but reason is false। next question है, how many of the following given below are mainly responsible for causing the osmolarity gradient in the medulla, बेटा मेडुला में ऑस्मोलरिटी ग्रेडियंट दो चीजों की वजह से होता है, और वो है NaCl और यूरिया, तो आंसर हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आगे आ जाओ, इन ह्यूमंस एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम, अगर बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम बढ़ गया, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मो रिसेप्टर, सही बात है, अगर यार शुरू में बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम कम हुआ होगा, एल्डोस्टेरोन आया होगा, रास मैकेनिज्म चला होगा, उसने दोबारा से बढ़ाया वो सब चीज, अगर वो बढ़ चुका है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर दिया जाएगा, ठीक है, एंड द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज कर देंगे हम फिर, सप्रेस, एडीएच को सप्रेस कर देंगे भाई, है ना, इसने आके बहुत ज्यादा आपका क्या कराया होगा, कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन करा रहा होगा, उसको हम कम कर देंगे, ठीक है, तो आपका ऑस्मो रिसेप्टर्स को स्विच ऑफ कर देंगे और एडीएच के रिलीज को भी सप्रेस करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम बेस्ड, आपसे पूछा है कि ए क्या है, देखो ए है इज डिसेंडिंग लिम्ब, बी है असेंडिंग लिम्ब, एंड सी है कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है, तो ए है आपका असेंडिंग, नहीं डिसेंडिंग है, ए डिसेंडिंग, बी इज वासा रेक्टा, बी वासा रेक्टा है ही नहीं, ए इज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले है, ए बी इज असेंडिंग है, सी वासा रेक्टा है, आंसर हो जाएगा 2nd, आंसर हो जाएगा 2nd। मैच द कॉलम 1 and 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए फॉल इन जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल्स, वो आपका जेजी सेल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है, एक्टिवेट करेगा जेजी सेल्स को, जेजी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, ए का आर एक ही ऑप्शन है बेटा, एलिमिनेट करके हो चुका है। बी का पी, वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म एक दिन में 180 लीटर, यूरिन रिलीज 1 to 1.5 लीटर, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आपका रीनल ट्यूब्यूल से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फिगर शोज ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है भाई, देखो ए तो है यहाँ पे एड्रीनल ग्लैंड जो किडनीज के ऊपर है, सुप्रारीनल है, ठीक है। डी कह रहा है कॉर्टेक्स रीजन है, एकदम सही बात है, आउटर पार्ट ऑफ द किडनी एंड डू नॉट कंटेन एनी पार्ट, ये वाली बात यहाँ पे गलत हो जाएगी बेटा, पीसीटी डीसीटी सब इधर ही प्रेजेंट होते हैं। ए इज एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द किडनी, सीक्रेट कैटेकोलेमाइंस व्हिच स्टिमुलेट द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, एकदम सही बात है, एड्रीनल मेड्यूला की बातें हो रही हैं,
आपके ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन को स्टिमुलेट करते हैं। आंसर इज ए, सही है। बाकी का देखो, बी इज द पेल्विस, ब्रॉड फनल शेप्ड स्पेस इनर टू हाइलम डायरेक्टली कनेक्टेड टू द लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, गलत हो जाएगा यहाँ पे। सी इज मेडुला, इनर जोन ऑफ द किडनी कंटेन कंप्लीट नेफ्रॉन, कंप्लीट नेफ्रॉन यहाँ पे नहीं मिलता है, पीसीटी डीसीटी आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। आंसर हो जाएगा सेकंड। Which one of the following statement is correct with respect to the kidney function regulation? When someone drink lot of water, जब कोई इंसान बहुत ज्यादा पानी पी लेगा तो एडीएच का रिलीज वो सप्रेस कर देगा, एकदम सही बात है। जब अंदर बॉडी फ्लूइड्स कम हो जाते हैं, वाटर कम हो जाता है, तब एडीएच आएगा, ठीक है, तब वो डीसीटी से वाटर का रिमूव कर लेगा, वाटर को बहुत ज्यादा रीएब्सॉर्ब करेगा। बट अगर कोई बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो एडीएच का जो रिलीज है वो सप्रेस कर दिया जाएगा। आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। एक्सपोजर टू कोल्ड टेम्परेचर स्टिमुलेट, बेटा स्टिमुलेट नहीं करेगा, कोल्ड टेम्परेचर में वैसे ही बॉडी से लॉस होता, कम होता है वाटर, तो वहां पे सप्रेस करा रखा है। एन इंक्रीज इन द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, नहीं बेटा, रास मैकेनिज्म हमारा चलेगा जब जीएफआर कम हो जाएगा, ठीक है। ड्यूरिंग समर व्हेन बॉडी लॉस लॉट ऑफ वाटर बाय इवेपोरेशन द रिलीज ऑफ एडीएच इज सप्रेस्ड, नहीं, एडीएच का रिलीज ज्यादा होगा, जब ज्यादा पानी लॉस हो रहा है तो बॉडी में जीएफआर कम हो जाएगा, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो प्रेशर कम हो जाएगा, तो एडीएच का सप्रेस सप्रेस नहीं होगा, रिलीज ज्यादा होगा, तो आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है बेटा। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास एंड आई होप बेटा आप लोगों ने वीडियो को बेटा पॉज कर करके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए होंगे। सारे बच्चे बेटा अपना स्कोर जरूर मेंशन करें कमेंट सेक्शन में, सारे के सारे बच्चे बताएंगे कि उन्होंने कैसा स्कोर किया है, कितना स्कोर किया है और आपको कितना टाइम लगा, व्हाट वाज योर एक्यूरेसी, ठीक है बेटा। आई होप यू लाइक दिस सेशन। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर लाइक जरूर करना बेटा, और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ठीक है। चलिए बेटा जरूर अपना लिखना है आपको अपना स्कोर, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।